हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑनलाइन। अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। आज का प्रश्न रहेगा, बेरोज़गारी किसे कहते हैं? भारत में बेरोज़गारी के विभिन्न स्वरूप बताइए, अर्थात बेरोज़गारी कितने प्रकार की होती है। भारत में बेरोज़गारी के प्रमुख कारण बताइए और बेरोज़गारी को दूर करने के लिए उपयुक्त सुझाव दीजिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि बेरोज़गारी किसे कहते हैं। पूर्ण रोजगार के अभाव की स्थिति को बेरोज़गारी कहते हैं। यह एक अत्यंत पतित एवं दूषित स्थिति है जिसे आर्थिक बर्बादी के नाम से भी पुकारा जाता है। वस्तुतः बेरोज़गारी की स्थिति आर्थिक विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है जो सामाजिक और राजनीतिक अशांति को जन्म देती है। इसका समस्त समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। अर्थशास्त्रीय दृष्टि से वही व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है जो शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से कार्य करने के योग्य हो और उसे प्रचलित मजदूरी की दर पर कार्य करने के लिए वो तैयार होते हुए भी कार्य न मिल रहा हो। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक दृष्टि से कार्य करने के योग्य नहीं है और मजदूरी की दर पर कार्य करने के लिए तत्पर नहीं है तो उसे बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। अभिप्राय यह है कि अर्थशास्त्र में ऐच्छिक बेरोजगारी को बेरोजगारी नहीं कहा जाता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐच्छिक बेरोजगारी क्या है, यानी बेरोजगार। देखिए आज भारत में क्या स्थिति है। आज युवा लोग कितने बेरोजगार हैं। पढ़े लिखे शिक्षित लोग जिनके पास बहुत सारी डिग्रीज़ हैं वो सभी लोग आज बेकार घूम रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को बेरोज़गारी कहते हैं। तो अब हम जानें ऐच्छिक बेरोज़गारी किसे कहते हैं। कभी कभी डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ जाता है, कंपैरिजन आ जाती है कि ऐच्छिक और अनैच्छिक बेरोज़गारी में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले जानें कि ऐच्छिक बेरोज़गारी किसे कहते हैं। प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं जो काम करने के योग्य होते हुए भी काम नहीं करना चाहते। इस प्रकार की बेरोजगारी प्राय 3 कारणों से उत्पन्न होती है। नंबर 1, कुछ व्यक्ति आलसी व कमज़ोर होने के कारण काम पसंद नहीं करते। जैसे भिखारी हैं, साधु हैं, अच्छे हट्टे खट्टे होते हैं, काम करने में सक्षम होते हैं, लेकिन चूँकि उन्हें फ्री का खाने की आदत पड़ जाती है इसलिए वो अपनी उस फिजिकल स्ट्रेंथ को कहीं अपनी उस फिजिकल स्थिति को कहीं भी लगाना नहीं चाहते, कार्य नहीं करना चाहते। एक तो वो बेरोज़गार होते हैं। कुछ व्यक्ति धनी होने के कारण काम करने की आवश्यकता नहीं समझते। मान लीजिए किसी के पास पैतृक संपत्ति बहुत अधिक है, जो पूर्वज लोग हैं उनके द्वारा जो छोड़ी गई प्रॉपर्टी है वो असीमित है, तो इसलिए वो काम नहीं करना चाहते। तीसरा, कुछ व्यक्ति उदासीन प्रकृति के होते हैं, यानी काम करने में सक्षम हैं लेकिन बड़े ही नर्वस होते हैं और काम करना नहीं चाहते, जी चुराते हैं। तो इस प्रकार से ये ऐच्छिक बेरोजगारी है। एक अनैच्छिक बेरोजगारी, जब स्वस्थ योग्य एवं काम के इच्छुक व्यक्तियों को मजदूरी की प्रचलित दर पर काम नहीं मिल पाता। काम करना चाहते हैं, शिक्षित हैं, कुशल श्रमिक भी हैं, वो काम करना उन्हें आता है लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता, तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। किन्स एक अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने कहा इस प्रकार की बेरोजगारी प्रभावपूर्ण मांग में कमी होने के कारण उत्पन्न होती है। अब हम देखते हैं कि भारत में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है। भारत एक विकासशील देश है, अतः यहाँ ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का स्वरूप एक सा नहीं पाया जाता। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के 3 मुख्य रूप दिखाई देते हैं: खुली बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी। शहरों में पाई जाने वाली बेरोजगारी 2 प्रकार की होती है। एक औद्योगिक बेरोजगारी होती है और दूसरा शिक्षित बेरोजगारी होती है। तो सबसे पहले जाने कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो 3 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है वो कौन कौन सी है। उनमें सबसे पहली आती है खुली बेरोजगारी। इससे हमारा अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जिन्हें जीवन यापन हेतु कोई कार्य नहीं मिलता। इसे स्थायी बेरोजगारी भी कहा जाता है।
इस स्थायी बेरोजगारी के अंतर्गत भारतीय गांवों में बहुत सारे व्यक्ति बेरोजगार रहते हैं। स्थायी बेरोजगारी का मुख्य कारण कृषि पर जनसंख्या की अत्यधिक निर्भरता है। यानी जब कृषि पर अत्यधिक निर्भर रहेंगे और कृषि कार्य में जो उन्हें काम मिलेगा तो वो कार्य जो है प्रतिदिन नहीं मिल पाता। वो सब शिक्षित और सक्षम होते हुए भी कार्य करने के लिए इच्छुक होते हुए भी जब उन्हें कार्य नहीं मिलेगा, इसे कहते हैं खुली बेरोजगारी। नंबर 2, मौसमी बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी वर्ष के कुछ महीनों में अधिक दिखाई देती है। श्रम की मांग में होने वाले परिवर्तनों में मौसमी बेरोजगारी की मात्रा परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः फसलों के बोने तथा काटने के समय श्रम की अधिक मांग रहती है, परंतु अन्य मौसमों में रोजगार उपलब्ध नहीं होता। ग्रामीणों को सामान्यतः साल में 128 से 196 दिन तक बेरोजगार रहना पड़ता है और सीजनल रूप से जब उन्हें रोजगार मिलता है तो वो मजबूर हो जाते हैं जो उन्होंने कमाया है पूरा वर्ष उसी में अपने खर्च का निर्वहन करने के लिए। तीसरा, छिपी हुई बेरोजगारी। जब श्रमिक की उत्पादकता शून्य अथवा ऋणात्मक होती है तब उसे छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी का अनुमान लगाना कठिन है। देश की लगभग 67% जनसंख्या कृषि में लगी हुई है, जबकि इतनी जनशक्ति की आवश्यकता वहाँ पर नहीं है। वो अन्य क्षेत्रों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं और वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं। शहरी बेरोजगारी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, औद्योगिक बेरोजगारी। औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी को औद्योगिक बेरोजगारी कहा जाता है। इस प्रकार की बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी तथा तकनीकी बेरोजगारी से प्रभावित होती है। मान लीजिए कि अब उद्योगों में किस प्रकार के श्रमिक चाहिए, कुशल श्रमिक चाहिए, टेक्निकल लाइन के चाहिए, लेकिन जो टेक्निकल नहीं होते उनको वहाँ पर कार्य नहीं मिलता। नंबर 2, शिक्षा के प्रसार के साथ ही साथ इस प्रकार की बेरोजगारी का प्रसार हो रहा है। देश में शिक्षित बेरोजगारी की स्थिति बड़ी करुण एवं दयनीय हो गई। आज का पढ़ा लिखा युवक, डिग्री धारक युवक वीरान घूम रहा है, उसे कार्य नहीं मिल रहा है और निरंतर बेरोजगारों की संख्या, पढ़े लिखे शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत में प्रशिक्षितों की बेरोजगारी नामक पुस्तक में स्थिति का मूल्यांकन इन शब्दों में किया गया है। हमारे शिक्षित युवकों में बढ़ती हुई बेरोजगारी हमारे राष्ट्रीय स्थायित्व के लिए ज़बरदस्त खतरा है। अब भारत में बेरोजगारी ये सब जो है इसके कारण क्या हैं, उनमें नंबर 1 है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। देश में जनसंख्या की वृद्धि दर लगभग 1.93% वार्षिक रही है। इस प्रकार जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन रोजगार के अवसर उतना तीव्र गति से नहीं बढ़ रहे हैं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। दूसरा, कुटीर उद्योगों का अभाव। भारत में आज भी कुटीर उद्योगों का अभाव है। पहले जो कुटीर उद्योग थे, कच्चा माल नहीं मिलने के कारण, पूंजी के अभाव में, वो भी उत्तरोत्तर बंद होते जा रहे हैं, क्योंकि उनमें जो लगे हुए लोग हैं उन्हें रोज़गार आज तक ठीक ढंग से जीवन यापन करने के लिए ताकि जो काफ़ी हो ऐसा रोज़गार नहीं मिला है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। हमारे देश में दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण भी बेरोज़गारी में वृद्धि हुई है। भारत में जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है, जो शिक्षा प्रणाली है, व्यवसाय प्रधान न होकर सिद्धांत प्रधान है। माइंड का विकास तो हो जाता है, सैद्धांतिक दृष्टि से तो बहुत अधिक ज्ञान हम अर्जित कर लेते हैं, लेकिन व्यावसायिक दृष्टि से हमें कोई ज्ञान नहीं होता। इसलिए जो डिग्री धारक हैं वो घूम रहे हैं, लेकिन जो टेक्निकल कोई भी काम सीख लेते हैं उनको फिर भी आज रोज़गार मिल रहे हैं। नंबर 4, यंत्रीकरण में वृद्धि। विकास की गति को तेज़ करने के लिए कृषि व उद्योगों में यंत्रीकरण व आधुनिकीकरण की नीति को अपनाया जा रहा है, जिसके कारण अस्थायी बेरोजगारी को बढ़ावा मिला है। 5वां है श्रमिकों की गतिशीलता में कमी। शिक्षा का अभाव, पारिवारिक मोह, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास आदि भारतीय श्रमिक की गतिशीलता में बाधक है, जिसके कारण व्यक्ति घर पर बेकार रहना पसंद करता है। आज भी पारंपरिक रूप से लोग अपने गांव में रहना पसंद करते हैं। खेती का कार्य जो उनके पूर्वज करते आ रहे थे वो उसी में संलग्न रहना चाहते हैं। वो बाहर शहरों में जाकर कुछ अच्छे अवसर नहीं ढूंढते, इसीलिए ये श्रमिक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा रहे हैं, एक ही स्थान पर टिके रहते हैं।
नंबर 6, अविकसित प्राकृतिक प्रधान साधन। जो अविकसित प्राकृतिक साधन हैं, यद्यपि हमारे देश में प्राकृतिक साधनों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, लेकिन आज तक भी उनका पूर्ण रूप से विदोहन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? या तो हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, या कुछ कुशल तकनीकी का जिन्हें अनुभव है ऐसे श्रमिकों की कमी है, और इसीलिए देश का जो विकास है, औद्योगिक विकास है, बहुत धीमी गति से चल रहा है। 7वां, तकनीकी ज्ञान का अभाव। देश के शिक्षित समुदाय में तकनीकी ज्ञान का अभाव है। वह केवल लिपिक बन सकता है, किसी भी व्यवसाय को आरंभ करने की क्षमता उसमें नहीं है। इस कारण देश में शिक्षित बेरोजगारी की प्रचुरता है। 8वां है बचत तथा विनियोग की न्यून दर। प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण हमारे देश में बचत करने की शक्ति कम है, जिसके फलस्वरूप विनियोग भी कम हो रहा है। विनियोग के अभाव में नवीन उद्योग स्थापित नहीं हो पाते। जब लोगों के पास पैसा नहीं है, बचत नहीं हो पाती, उनका भरण पोषण का जो कार्य है वही मुश्किल से हो पाता है, और इतनी इनकम उनकी नहीं है, अतः हम पिछड़े हुए हैं। नंबर 9 है शरणार्थियों का आगमन। म्यांमार है, ब्रिटेन है, श्रीलंका, कीनिया, युगांडा आदि देशों से भारतीयों के लौटने तथा पाकिस्तान के शरणार्थियों के आगमन के कारण बेरोजगारी की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। दोषपूर्ण विचार पद्धति। अधिकांश व्यक्ति पढ़ाई के पश्चात नौकरी करना चाहते हैं, वे स्वयं अपना कोई कार्य नहीं करना चाहते, जिससे रोजगार चाहने वालों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। 11वां, पूंजी गहन परियोजनाओं पर अधिक बल। योजना के प्रारंभ से ही हमने आधारभूत उद्योगों के विकास पर बल दिया है, जिससे भारी इंजीनियरी व रसायन उद्योगों में अधिक पूंजी तो लगाई गई, लेकिन उसमें रोजगार के अवसर ज़्यादा नहीं बन पाए। 12वां है रोजगार नीति व श्रम शक्ति नियोजन का अभाव। योजनाओं में रोजगार प्रदान करने के संबंध में कोई व्यापक प्रगति नहीं हुई है। श्रम शक्ति नियोजन की दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। इसके फलस्वरूप देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है। अब हम देखेंगे कि इस बेरोजगारी को अपने देश से दूर करने के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, क्या क्या सुझाव हो सकते हैं ताकि बेरोजगारी कम हो सके। उनमें सबसे पहला है जनसंख्या की वृद्धि पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण। तो देखिए, जनसंख्या विस्फोट भारत में हो रहा है। प्रतिवर्ष एक बहुत बड़ी आबादी जनसंख्या के रूप में और अधिक बढ़ जाती है। हम एक साल में जो जनसंख्या बढ़ती है, अगले वर्ष में प्रयास करते हैं कि उन लोगों के लिए हम सुविधाएं जुटाएं। कितने स्कूल होने चाहिए, कितने प्राइमरी स्कूल, कितने ऐसे स्कूल, कितने स्वास्थ्य विभाग जो हॉस्पिटल होने चाहिए। तो हम एक ऐसा खाका तैयार करते हैं, और वो उस वर्ष में जो हम योजनागत या योजना के अंतर्गत कार्य करते हैं वो पूरा नहीं हो पाता, और अगले वर्ष फिर वही उतनी ही आबादी और अधिक तैयार हो जाती है। तो देश का यदि विकास करना है तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाना होगा। देश में श्रम शक्ति की वृद्धि को रोकने के लिए जनसंख्या की वृद्धि पर बहुत ज़रूरी है कि नियंत्रण लगाया जाए, तभी हम देश का विकास कर सकते हैं। नंबर 2, कुटीर तथा लघु उद्योगों का विकास। आज कुटीर और लघु उद्योग जो पहले से थे वो भी आज पतन के कगार पर हैं, जिसका कारण ये है कि उन्हें कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाता। सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है, किसी भी प्रकार के कोई ऋण मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमें ग्रामीण अंचलों में कुछ इस प्रकार की कुटीर उद्योगों का विकास करना होगा, ताकि लोगों को रोज़गार हम मुहैया करा सकें। तीसरा है हरित क्रांति। कृषि के विकास तथा हरित क्रांति को स्थायी बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि ग्रामीण औद्योगिकरण का विस्तार किया जाए। चौथा, बचत तथा विनियोग दर में वृद्धि। बचत तथा विनियोग दर में वृद्धि का हर संभव प्रयास किया जाए। ये तभी संभव होगा जब उत्पादन का क्राइटेरिया बढ़ाया जाए, कुटीर उद्योगों को डेवलप किया जाए और लोगों की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया जाए, क्योंकि अधिक पूंजी का विनियोग रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करेगा। तो सरकार के द्वारा इस प्रकार की इंडस्ट्री डेवलप की जाए क्षेत्रों में क्षेत्रवार,
जहाँ इंडस्ट्री नहीं है, जनसंख्या अधिक है, तो वहाँ निश्चित रूप से इंडस्ट्री डेवलप की जानी चाहिए। नंबर 5 आर्थिक विकास होता है। आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने की दृष्टि से शिक्षा प्रणाली तथा सामाजिक व्यवस्था में वांछित परिवर्तन करने बहुत अपेक्षित हैं, बहुत ज़रूरी हैं। और 6 है रोजगार सेवाओं का विस्तार। रोजगार कार्यालयों द्वारा रोजगार सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। रोजगार और जनशक्ति के आयोजन के लिए एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया जाए जो कि इस दिशा में कार्य करे, तभी देश को हम आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। और इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है।